हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। और आज ही हमारी हिंदी की दूसरी वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे व्यंजन टॉपिक। मैंने इससे पहली वीडियो में आपको वर्णमाला का फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था, स्वर। और हम अब दूसरी वीडियो में वर्णमाला के अंतर्गत दूसरा जो हमारा टॉपिक है व्यंजन, आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यंजन व्यंजन को हमेशा याद रखना कि संस्कृत में बोलते हैं हल, है लहल, और ले के नीचे जो एक तिरछी लाइन लगी हुई है इसको बोलते हैं हम हलंत, यानी कि ये ले बिना स्वर के बोला जाएगा हल। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं व्यंजन की परिभाषा। व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। तो व्यंजनों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? स्वर की सहायता से। व्यंजनों में स्वर की ध्वनि, ध्वनि यानी कि मात्रा, अंतर्निहित, अंतर्निहित का मतलब यानी कि अर्थ है छिपा हुआ। ठीक है, अंतर्निहित का अर्थ क्या होता है? छिपा हुआ। तो व्यंजनों में स्वर की ध्वनि या मात्रा अंतर्निहित होती है, यानी कि छिपी हुई होती है। ठीक है, व्यंजनों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है। अभी मैंने बताया कि व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, इसलिए व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है उसका उच्चारण आधा यानी कि स्वर के बिना होता है। हलंत इट मीन्स मतलब किसी भी व्यंजन के नीचे अगर तिरछी लाइन लगी है, फॉर एग्जांपल नीचे देखिए कै के नीचे एक तिरछी लाइन लगी हुई है। ठीक है, ये मतलब हलंत लगा हुआ है। इस खे खरगोश के नीचे तिरछी लाइन लगी हुई है, इसका मतलब हलंत लगा हुआ हो, हलंत लगा हुआ है। तो जिस भी व्यंजन के नीचे तिरछी लाइन लगी होती है उसका उच्चारण स्वर के बिना होता है, यानी कि उसका उच्चारण आधा होता है। ये बात आप याद रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 39 होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 39, यानी कि 39। ये आप याद रखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, हिंदी वर्णमाला के अनुसार व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आपको वहाँ पे ऑप्शन चुनना है 39। ठीक है, इस व्यंजनों को हमने कई प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, बांटा हुआ है। आप वो देखिएगा। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 25, यानी कि 25। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? कै कबूतर से लेके और मैं मच्छी तक, यानी कि कै से मैं तक। 5 के हमने 5 वर्ग बनाए हुए हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो कै कबूतर से लेके मैं मच्छी तक, यानी कि कै से मैं तक हमारे जो व्यंजन होते हैं इन्हें हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और इन स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। सेकंड, द्विगु व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? सह सड़क और पै पढ़ाई, ये दो हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं। थर्ड है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं, ये, रे, ले, वे। ये बै बना हुआ है लेकिन ये वे है, वे। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते, कितने होते हैं? हमारे 4 होते हैं, यह होद्दी, रे रस्सी, लह लट्टू और वह वक। ठीक है, 4 हमारे उष्म व्यंजन होते हैं। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? से, सह, से, है, यानी कि शह शलजम, शह षटकोण, शह शपेरा और है हल। ये 4 हमारे उष्म व्यंजन होते हैं। तो उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। उसके नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? हमारे 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। अक्षत्रिय, त्रह त्रिशूल, आज्ञा ज्ञानी और श्रह श्रमिक। तो देखिए अक्षत्रिय कैसे बनते हैं? कै प्लस सै से, यानी कि कै कबूतर और सै षटकोण से, और कै के नीचे तिरछी लाइन लगी है, इसको ही बोलते हैं हम हलंत, यानी कि इस कै का हम उच्चारण आधा करते हैं, यानी कि स्वर के बिना। फिर होता है त्रय त्रिशूल। नेक्स्ट त्रय त्रिशूल। त्रय त्रिशूल कैसे बनता है? तय तरबूज और रै रस्सी से।
तो तय के नीचे भी हलंत लगा हुआ है, यानी कि इस तय का उच्चारण भी हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, यानी कि स्वर के बिना करेंगे। तो त्रह त्रिशूल कैसे बनता है, तय प्लस रै से, ठीक है। इसी तरह आज्ञा ज्ञानी कैसे बनता है, जय जिहाज और अय्य से, इसको क्या बोलते हैं, अय्य, इसको ही हम अय्य बोलते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिए। तो आज्ञा ज्ञानी कैसे बनता है, जय जिहाज और अय्य से। तो जय के नीचे भी तिरछी लाइन लगी हुई है, इसलिए हम इस जय का भी आधा उच्चारण करेंगे, यानी कि स्वर के बिना करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सहश्रमिक। सहश्रमिक कैसे बनता है, सैसलजम और रै रस्सी से, सैसलजम और रै रस्सी से। तो सैसलजम के नीचे भी तिरछी लाइन लगी हुई है, यानी कि इसका भी हम आधा उच्चारण करेंगे, अर्थात स्वर के बिना। तो श्रय कैसे बनता है, श्रय है श्रवण वाला श्रय, ठीक है। ये कैसे बनता है, सैसलजम और रै रस्सी से। नेक्स्ट स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि हमारे 25 जो व्यंजन होते हैं कै कबूतर से लेके और मैं मच्छी तक, तो वो स्पर्श व्यंजन बोलते हैं हम उन्हें। तो उनको हमने 5-5 के 5 वर्ग में बांटा हुआ है, यानी कि डिवाइड किया हुआ है 5 वर्ग में। तो हमारे 5 वर्ग कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला वर्ग है कै वर्ग। सबसे पहला वर्ग कौन सा है, कै वर्ग। सेकंड वर्ग कौन सा है, चै वर्ग। नेक्स्ट वर्ग कौन सा है, टे वर्ग। उससे नेक्स्ट वर्ग कौन सा है, तय वर्ग। और उससे नेक्स्ट वर्ग कौन सा है, पै वर्ग। तो कै वर्ग में हमारे कौन कौन से व्यंजन आएंगे, कै कबूतर, खे खरगोश, गै गमला, घै घर, अंगै, ठीक है। ये हमारे 5 व्यंजन कै वर्ग में आएंगे। और इनका जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा, कंठ्य होगा। क्या होगा, कंठ्य। नेक्स्ट हमारे चै वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आएंगे, चै चरखा, छह छतरी, जय जिहाज, झै झंडे, अय्य। इसको क्या बोलते हैं, अय्य। ये है अय्य, ठीक है। चै चरखा, छह छतरी, जय जिहाज, झै झंडे, अय्य, ये हमारे चै वर्ग के व्यंजन है। और इनका जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा तालव्य, ठीक है। क्या होगा, तालव्य। जो हमारा नेक्स्ट वर्ग है वो है टे वर्ग। और टे वर्ग में कौन कौन से हमारे व्यंजन आएंगे, टे टमाटर, ठे ठटेरा, डै डमरू, ढे ढक्कन, ठीक है। ये और जो ये है ये इसको बोलते हैं हम सै सड़क और इसको बोलते हैं पै पढ़ाई। और जो ये नेक्स्ट अगला है इसको बोलते हैं अणे खाली, ठीक है। तो टे वर्ग में हमारे कौन कौन से व्यंजन आए, टे टमाटर, ठे ठटेरा, डै डमरू, ढे ढक्कन और अणे खाली। और जो इनका उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा, मूर्धन्य। टे वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धन्य। जो हमारा नेक्स्ट वर्ग है वो है तय वर्ग। और तय वर्ग में हमारे कौन कौन से व्यंजन आएंगे, तय तरबूज, थे थर्मस, दै द्वात, दै धनुष, नै नल, ठीक है। जो ये हमारे 5 व्यंजन है ये हमारे तय वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो तय वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आएंगे, तय तरबूज, थे थर्मस, दै द्वात, दै धनुष, नै नल, ठीक है स्टूडेंट। और हमारे तय वर्ग का जो उच्चारण स्थान होगा, यानी कि यहाँ से हम इसे बोलते हैं उच्चारण स्थान होगा दंत्य, यानी कि दांत से बोले जाते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ दांत को स्पर्श करती है, तो इसलिए तय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत्य। जो हमारा नेक्स्ट वर्ग है अब वो है पै वर्ग। कौन सा, पै वर्ग। और पै वर्ग के अंतर्गत हमारे कौन कौन से व्यंजन आते हैं, पै पतंग, फै फल, बै बत्तख, भै भालू, मैं मच्छी। ये हमारे पै वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, पै पतंग, फै फल, बै बत्तख, भै भालू और मैं मच्छी, ठीक है। और इन्हीं व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ है, यानी कि होठ। पै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, यानी कि होठ।
नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो इस टॉपिक से रिलेटेड है वो देखिए। जो हमारा च वर्ग है स्टूडेंट, कौन सा? च वर्ग, यानी कि च चरखा, छ छतरी, जय जिहाद, जय झंडे और अय। इस ही वर्ग को हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इस वर्ग के सभी व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं यानी कि बोलते हैं तो वायु हमारे मुख से घर्षण करती है। ठीक है, वायु हमारे मुख से घर्षण करती है, इसलिए हम च वर्ग के सभी व्यंजनों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इट मीन्स आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि किस वर्ग के सभी व्यंजन को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, तो च वर्ग के सभी व्यंजनों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। च वर्ग के व्यंजन मैंने आपको भी बताए हैं, च चम्मच, छ छतरी, जय जिहाद, जय झंडे और अय। जो ये हमारे होते हैं ये सभी क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? परंपरागत रूप से इनका उच्चारण यानी जब हम इन्हें बोलते इस कैसे बोलते हैं? स्वर वह व्यंजन के मध्य मध्य यानी कि बीच में होता है। यानी कि जब हम अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण कैसे होता है? स्वर और व्यंजन के बीच में। तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया है कि इस अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? 4 है, य, रे, ले और वे। यह होती, रे रस्सी, ले लट्टू और वे बाकी। ये 4 हमारे क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यह और वे, यानी कि यह हुद्दी और वह वक। इन दोनों व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं? अर्धस्वर बोलते हैं, यानी कि अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है, यह रस्सी और वह वक को हम अर्धस्वर बोलते हैं, यानी कि इन्हें हम अर्धस्वर कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अर्धस्वर है? 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में से इन दोनों में से कोई एक होगा, वही आपको अपना आंसर चुनना है। नेक्स्ट पॉइंट है रे। रे को हम लुंठित व्यंजन या परिकंपित व्यंजन कहा जाता है। जो हमारा ये रे रस्सी है ना, रे रस्सी बोलते हो या रे रत बोलते हो, इसको ही हम लुंठित व्यंजन या परिकंपित व्यंजन कहते हैं। इट मीन्स परिकंपित मतलब जब हम उच्चारण करते हैं रे का, तो हमारे जो दिल की धड़कन है उसमें परिकंपित यानी कि कंपन करती है, इसलिए हम रे को लुंठित व्यंजन या परिकंपित व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ले, यानी कि ले लट्टू। ले लट्टू को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण में वायु जीभ के बगल यानी कि पार्श्व से निकलती है। जब हम ले का उच्चारण करते हैं तो वायु हमारी जो जीभ है, जीभ के साइड से निकलती है, इसलिए हम ले लट्टू यानी कि ले को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अभी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है स्पर्श व्यंजन, जो हमारे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण स्थान। आइए अब हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण स्थान। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये, रे, ले और वे। इनका उच्चारण स्थान क्या है? ये यानी कि यह होती, इसका उच्चारण स्थान होता है तालु यानी कि तालव्य। रे यानी कि रे रस्सी, इसका उच्चारण स्थान होता है वतस्य दंतमूल यानी कि मसूड़ा। नेक्स्ट है हमारा ले, यानी कि ले लट्टू, इसका उच्चारण स्थान भी क्या होता है? वतस्य यानी कि मसूड़ा। नेक्स्ट है हमारा वे और फे, ये दोनों, वे वक और फे फल, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य अर्थात दंत प्लस ओष्ठ यानी कि दांत और होठ। तो वे और फे, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ्य। नेक्स्ट है स्टूडेंट उष्म व्यंजन और इनका उच्चारण स्थान। आइए देखते हैं उष्म व्यंजन कौन कौन से हम होते हैं। हमारे 4 होते हैं,
सैसलजम, सैसठकोण, सैसपेरा, है हल, ये 4 हमारे उष्म व्यंजन होते हैं। यानी कि इनके उच्चारण में मुख से गर्म वायु यानी कि उष्मा निकलती है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं यानी कि इन्हें बोलते हैं तो जो वायु है वो कैसी निकलती है? गर्म निकलती है। ठीक है, इसलिए हम इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। सैसलजम, सैसठकोण, सैसपेरा और है हल, इन 4 को हम उष्म व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, है हल। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा कि जो हमारा है हल है इसको ही हम काकल्य वर्ण बोलते हैं, यानी कि इसे हम काकल्य वर्ण कहते हैं। इट मीन्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से काकल्य वर्ण कौन सा है। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक होगा है हल, यही आपको चुनना है क्योंकि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं उष्म व्यंजन का उच्चारण स्थान। तो 4 हमारे उष्म व्यंजन है, सैसलजम, सैसठकोण, सैसपेरा, है हल। अब इनका उच्चारण स्थान क्या है? जो हमारा सै है यानी कि सैसलजम, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु यानी कि तालव्य। सैसठकोण, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य। सैसपेरा, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है स्टूडेंट्स? वतस्य। और है हल, इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। तो ये इन उष्म व्यंजन के उच्चारण स्थान है, आप इन्हें याद करिएगा। सैसलजम तालव्य, सैसठकोण मूर्धन्य, सैसपेरा वतस्य और है हल कंठ से बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द्विगु व्यंजन। द्विगु व्यंजन हमारे 2 होते हैं, सै सड़क और पै पढ़ाई। यानी कि डै डमरू और डै ढक्कन के नीचे जो ये बिंदी लगी हुई है, इसी की वजह से हम इन दोनों को द्विगु व्यंजन बोलते हैं। और इनका जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धन्य है। ये आप बात हमेशा याद रखिएगा को जो द्विगु व्यंजन है इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, उच्चारण मुख से निकलने वाली वायु या प्राण की मात्रा के आधार पर। यानी कि हमारे मुख से जो वायु निकलती है उसे हम प्राण बोलते हैं और उसकी मात्रा के आधार पर हम इनका उच्चारण देखते हैं। तो अगला नेक्स्ट है अल्प प्राण। ठीक है, ये 2 होते हैं और एक होता है महाप्राण। ठीक है, एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण का अर्थ होता है कम वायु। अल्प का क्या अर्थ होता है? कम, और प्राण का अर्थ क्या होता है? वायु। ऐसे ही महाप्राण, तो महा का अर्थ क्या होता है? अधिक, और प्राण का अर्थ क्या होता है? वायु, यानी कि अधिक वायु। अल्प प्राण कम वायु और महाप्राण अधिक वायु। तो जो हमने वर्ग बनाए हुए हैं ये याद रखिएगा। व्यंजन का जो पहला, तीसरा और 5वां वर्ग है, ठीक है, ये हमारा अल्पप्राण के अंतर्गत आएगा। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं, रै रस्सी, लै लट्टू और वैवक, ये भी हमारे अल्पप्राण के अंतर्गत ही आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड और फोर्थ वर्ग है यानी कि दूसरा और चौथा वर्ग है, ये हमारा महाप्राण के अंतर्गत आएगा। और उष्म व्यंजन सैसलजम, सैसठकोण, सैसपेरा और है हल, ये जो हमारे 4 उष्म व्यंजन है ये महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। इट मीन्स आप अगर याद करना चाहते हो तो ट्रिक के साथ भी एक याद हो जाएगा। देखिए सम और विषम तो आपने मैथ में पढ़ा ही होगा। तो 1, 3, 5 ये हमारे विषम होते हैं, तो जो विषम वर्ग है वे हमारे अल्पप्राण के अंदर आएंगे। और जो हमारे सम वर्ग है यानी कि 2 और 4 ये हमारे सम वर्ग है, ये महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये व्यंजन हमने वर्ग में डिवाइड किए हुए स्टूडेंट्स। तो जो हमारा ये है ऐसे इन्हें हम वर्ग बोलते हैं।
तो जो पहला, तीसरा और पांचवा जो हमारे ये वर्ग है ये अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं, और हमारा दूसरा और चौथा जो हमारे ये दो वर्ग है ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। हमने अब तक उच्चारण स्थान, अल्पप्राण और महाप्राण यानी कि वायु, जो मुख से हमारी वायु निकलती है उसके लिए देखा। अब नेक्स्ट है उच्चारण घोष यानी कि कंपन, यानी कि कंठ के आधार पर। घोष का अर्थ क्या होता है? कंपन करना। ठीक है, तो एक होता है हमारा सघोष यानी कि घोष व्यंजन, ठीक है, और एक होता है हमारा अघोष, ठीक है, यानी कि अघोष व्यंजन। सघोष या घोष, इसका अर्थ क्या होता है? जब हमारा मतलब कंठ कंपन करता है, और एक होता है अघोष, इसका अर्थ है कि जब हमारा कंठ कंपन नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो जो मैंने आपको अभी पीछे वर्ग दिखाए हैं, जो उस वर्ग का हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग है, पांचवें वर्ग के यानी कि वर्ण है, वे सभी सघोष होते हैं। और पहला और दूसरा, ये पहले और दूसरे वर्ग के जो वर्ण हैं वे हमारे अघोष होते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन ये र ले वे ये हमारे सघोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और उष्म व्यंजन से है, ये आप याद रखिए, से और से, ये तीनों से हमारे उष्म व्यंजन अघोष के अंतर्गत आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है हल, जिसे हम काकल्य वर्ण बोलते हैं, ये सघोष के अंतर्गत आता है। बाकी जो हमारे तीन उष्म व्यंजन है वे अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दो हमारे द्विगु व्यंजन है, तो जो हमारा से सड़क है वो अल्पप्राण होता है और सघोष होता है, और जो हमारा पैपड़ाई है वो महाप्राण होता है और सघोष होता है। आप याद रखिए कि दोनों सघोष होते हैं हमारे द्विगु व्यंजन, लेकिन जो से सड़क है वो अल्पप्राण होता है, और जो पैपड़ाई है वो महाप्राण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी स्वर सघोष होते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट करके लिखिए। ठीक है, नोट करके लिखिए कि जो हमारे स्वर है वे क्या होते हैं? सघोष होते हैं। इसी के साथ हमारा जो आज का चैप्टर था स्टूडेंट्स व्यंजन, वो समाप्त हो चुका है। यानी कि हमने अपना एक चैप्टर है वर्णमाला, आज हमने इसे मतलब समाप्त कर दिया है। आई होप आपकी समझ में अच्छा आया होगा, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे मैंने अपने नोट्स बनाए हैं सेम ऐसे ही आप भी अपने नोट्स बनाइए, और जो भी कंटेंट मैं आपको पढ़ाता हूँ आप उसका 2 बार रिवीजन कीजिए, 2 से 3 बार रिवीजन कीजिए। अपनी कॉपी में नोट करके सभी पॉइंट्स को ऐसे नोट करके लिखिए, फिर उनका 2 से 3 बार रिवीजन कीजिए, और फिर किसी भी चैनल पे जाके आप उनका प्रैक्टिस सेट लगाइए। बहुत से चैनल है यूट्यूब पे जो हिंदी के चैप्टर के प्रैक्टिस सेट लगवाते हैं, आप भी उन प्रैक्टिस सेट लगवाइए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अवश्य ही अपना अच्छा स्कोर कर पाओगे उस प्रैक्टिस सेट में, और सिलेक्शन की तरफ मतलब बढ़ोगे। ठीक है स्टूडेंट, और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार हमें देते रहिए। मैं आपके कंटेंट के साथ आपके सभी टॉपिक क्लियर करवाऊँगा। ठीक है, कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर करवाऊँगा, कंटेंट जितना हो सकता है मैं आपको बहुत अच्छा दे रहा हूँ अपनी तरफ से, कंटेंट में कोई कमी नहीं है, ये वादा मैं आपसे करता हूँ। बस आप अपना कंसेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए, और आप देखिए कि आपका हिंदी में स्कोर बहुत ही अच्छा होगा। और जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे वीडियो में, और अच्छे से ज़बरदस्त पढ़ाई करती रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू स्टूडेंट्स।